बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जहां दुनिया को कनेक्टिविटी प्रोवाइड की, वहां पे ऑलमोस्ट इसको एक ग्लोबल विलेज की शक्ल में ट्रांसफॉर्म कर दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी है अगर आप इसको प्रॉपरली अडॉप्ट करते हैं। आज हम दो मॉडल्स की बात करेंगे जहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज दे के इनकम अर्न की जाती है। पहली है फ्रीलांसिंग या रिमोट वर्किंग जिसको कहा जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट फ्रीलांसिंग भी की जाती है, किसी क्लाइंट को आप डायरेक्ट सर्विसेज दे रहे होते हैं, या आप वेरियस वेबसाइट्स के थ्रू भी अपने आप को रजिस्टर करके वहाँ पे फ्रीलांसिंग की सर्विसेज या रिमोट वर्क की सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं। दूसरा जो यहाँ से अर्निंग मॉडल है वो सोशल मीडिया है। पीपल यूज टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड एट्सेट्रा, जो भी सोशल मीडिया है वहाँ से लोग ह्यूज अर्निंग अर्न कर रहे हैं। आज हम डिटेल से इस मॉडल की टैक्सेशन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्स के अंदर आती हैं, जहां पे गवर्नमेंट ने वेरियस इंसेंटिव्स इनको ऑफर किए हुए हैं। और आखिर पे हम एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर डिस्कस करेंगे। अगर उसको केयरफुली प्लान ना किया जाए तो ये इनकम जो एक रिड्यूस्ड रेट को सब्जेक्ट है, ये एक्सपोज हो जाती है नॉर्मल बिजनेस इनकम के ऊपर, जो कि इस वक्त रेंज करता है मैक्सिमम स्लैब में 45% टू 50%। तो आइए सारा कुछ डिटेल से देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। दो कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल स्लाइट सा डिफरेंस है। एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज और एक है आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। पहले कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प कर लेते हैं। लॉ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज को जो डिफाइन करता है वो कहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंक्लूड्स, आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, वेब डिज़ाइन करते हैं, वेब डेवलपमेंट करते हैं, वेब होस्टिंग करते हैं, नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, ये सारी की सारी आईटी सर्विसेज में क्वालिफाई करती हैं डायरेक्ट। पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर टैक्सेशन की तरफ आएंगे। उसके बाद बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी एनेबल्ड सर्विसेज। आईटी एनेबल्ड सर्विसेज को स्कोप को थोड़ा सा वाइड रखा गया है। उन्होंने कहा है ये इंक्लूड करती हैं बट नॉट लिमिटेड टू ओनली दीज सर्विसेज, यानी हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड सर्विसेज इसमें शामिल नहीं हैं वो भी सर्विसेज आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हो सकती हैं। जैसे कॉल सेंटर की सर्विसेज हैं, रिमोट मॉनिटरिंग की सर्विसेज हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की सर्विसेज हैं, ग्राफिक डिज़ाइन है, अकाउंटिंग सर्विसेज हैं, रिमोटली एचआर सर्विसेज हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, डेटा एंट्री, क्लाउड सर्विसेज, डेटा स्टोरेज, लोकली प्रोड्यूस टीवी प्रोग्राम्स, इंश्योरेंस सर्विसेज। तो ये याद रखें कि ये दो सर्विसेज की कैटेगरी हैं जहां पे हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज। अब इनकी टैक्सेशन की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट ऑफ आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज की। 154 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो इसको डील करता है। लॉ ये कहता है कि अगर आप आईटी सर्विसेज या आईटी एनेबल्ड सर्विसेज या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप टैक्स पे करेंगे। डिवीजन एक दी गई है उसके तहत। उस डिवीजन में जो उन्होंने बताया है वो ये है कि अगर तो आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं और उसको मेंटेन कर रहे हैं, फिर आपने सिर्फ 0.25% ऑफ योर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स टैक्स पे करना है और आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी है। अगर आप पीएसईबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आप पीएसईबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं तो फिर जो आपका टैक्स है वो 1% होगा। स्टिल इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव टैक्स। ट्रीटमेंट क्या है मैंने बताया कि जो ये वाला टैक्स 0.25% या 1% डिडक्ट होगा, ये फाइनल टैक्स है आपका। आपको इसके ऊपर और कुछ टैक्स पे नहीं करना। हाँ, आप चाहें तो ऑप्ट आउट करके नॉर्मल टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके साथ कुछ कंडीशंस अटैच्ड हैं। वो कंडीशंस क्या हैं कि आप इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे और साथ अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं तो आप विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स भी फाइल करेंगे। ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आगे जाके हम देखेंगे। हमने आईटी एनेबल्ड सर्विसेज को ग्रैस्प कर लिया था। सेम ट्रीटमेंट है। अगर आप पीएसईबी के साथ रजिस्टर्ड हैं तो 0.25% है, अगर आप पीएसईबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं तो फिर आप 1% के साथ हैं। कंडीशंस और ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। अब हम आ जाते हैं कुछ और सर्विसेज की तरफ जो कंप्यूटर से हट के सर्विसेज हैं, यानी सॉफ्टवेयर और इस तरह की सर्विसेज से हट के आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज। वो ये कहता है कि सर्विसेज ऑफ टेक्निकल और
टेक्निकल नेचर की जो सर्विसेज हैं जो पाकिस्तान से बाहर रेंडर की जाती हैं लेकिन उनकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स पाकिस्तान में आती हैं, उनके ऊपर आप 1% टैक्स पे करेंगे। ट्रीटमेंट बिल्कुल वही है, फाइनल टैक्स है। ये वो सर्विसेज, एक और कैटेगरी सर्विसेज और टेक्निकल सर्विसेज एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। आप आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में भी सोशल मीडिया की, यूट्यूबर, टिकटॉक और जो इंस्टाग्राम वगैरह की इनकम को आप उसमें भी क्वालिफाई कर सकते हैं और इसके अंदर भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं, सर्विसेज और टेक्निकल सर्विसेज एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। चूँकि ये पाकिस्तान से बैठ के काम हो रहा होता है, एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बाहर की जाती हैं और देन प्रोसीड्स जो हैं वो पाकिस्तान में ड्रॉप होती हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, तो फिर आपकी ये एक्सपोर्ट सर्विसेज कंसिडर की जाती हैं। अगेन वही एक्सपोर्ट सर्विसेज का ट्रीटमेंट वहाँ पे 0.25% भी था और 1% भी था पीएसईबी के साथ। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, टिकटॉक इस तरह की इनकम को अगर आप इस कैटेगरी में डिफाइन करेंगे तो फिर इसका रेट जो है वो 1% है। स्टिल इट्स वेरी ल्यूक्रेटिव। इसके अलावा कुछ और सर्विसेज भी हैं, रॉयल्टी कमीशन, कोई पाकिस्तान में रेजिडेंट कंपनी है वो बाहर से अर्न करती है तो वो भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज समझा जाएगा। आपके कोई पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल या डिज़ाइन यूज़ होता है, आपका कोई प्रोसेस या फार्मूला बाहर यूज़ होता है और उसकी पेमेंट आती है। उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक नॉलेज जो आपकी बाहर यूटिलाइज होती है और आपको उसकी प्रोसीड्स आती हैं, वो भी एक्सपोर्ट ऑफ अदर सर्विसेज में क्वालिफाई होगा और सब्जेक्ट टू 1% टैक्स होगा। कंडीशंस उसमें भी वही हैं, आपने विद होल्डिंग करनी है और आपने अपनी इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है। यहाँ पे याद रखिएगा सेल्स टैक्स रिटर्न वेयर एवर एप्लीकेबल हैं, जबकि दो कंडीशंस जो हैं वो मैंडेटरी हैं सबके लिए। एक्सपोर्ट ऑफ अदर सर्विसेज में कुछ और चीज़ें भी क्वालिफाई करती हैं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूटेड आउटसाइड पाकिस्तान, उनकी जो रेमिटेंस हैं वो भी 1% के अंदर टैक्स होती हैं। और अदर सर्विसेज रेंडर्ड जिसको एफबीआर या बोर्ड नोटिफाई कर दे फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो भी सब्जेक्ट टू 1% टैक्स होंगी और उनके ऊपर भी फाइनल टैक्स होगा। उनकी भी कंडीशंस वही हैं, इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट होगी, सेल्स टैक्स रिटर्न इफ़ एप्लीकेबल सबमिट होगा और विद होल्डिंग टैक्स हमेशा से सबमिट होंगे। अब मैं जो सबसे पहले बात कर रहा था इंट्रो के अंदर कि इसके अंदर बहुत सारा रिस्क फैक्टर है। लोग क्या कर रहे हैं, आम तौर पे मोस्ट ऑफ द टाइम लॉ ये कहता है कि एवरी ऑथोराइज्ड डीलर और फॉरेन एक्सचेंज शेल एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ये टैक्स डिडक्ट करेगा। लोग अपने बैंक को ये चीज़ बता नहीं रहे और लोग क्या करते हैं कि पैसे खुद रिसीव कर लेते हैं एंड देन दे डिपॉजिट बाय देमसेल्फ। देखिए, ये आप 0.25% डिपॉजिट कराएं या 1% डिपॉजिट कराएं, अगर स्पिरिट ऑफ लॉ की बात की जाए तो लॉ यहाँ पे ये कहता है कि बैंक को डिडक्ट करना है। पॉइंट इसके अंदर ये होता है कि आपने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एस्टेब्लिश करने हैं। थोड़ा सा रिस्क इसमें एग्जिस्ट करता है। हमने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये कहा कि आप एक तो पीएसईबी के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें अगर आपने 0.25% स्लैब में जाना है, और दूसरा आप 0.25% में हैं या आप 1% में हैं, आप अपने बैंक को कहें, अब जो आपका ऑथोराइज्ड डीलर है उसे कहें कि वो आपका टैक्स मैंडेटरी डिडक्ट करे और फिर आपको पीआरसी प्रोवाइड करे, जो कि इसका एक प्री रिक्विजिट होगा जब आप टैक्सेशन की तरफ जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ये है कि लोग कंडीशंस को सीरियसली नहीं ले रहे। कंडीशंस में क्या है, आईटीआर सबमिट होना चाहिए और विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट होने चाहिए, स्टेटमेंट सबमिट होनी चाहिए, और जहाँ पे सेल्स टैक्स है वहाँ पे आपको सेल्स टैक्स रिटर्न भी सबमिट करवानी है। एक तीसरा रिस्क फैक्टर जो कि एग्जिस्ट करता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। लॉ वर्ड यूज़ करता है कि ऑथोराइज्ड डीलर या फॉरेन एक्सचेंज जो भी बैंक है आपका, वो जो डीलर है वो आपकी प्रोसीड्स रिसीव करेगा और टैक्स करेगा।
चूँकि पाकिस्तान में ये पेमेंट्स बहुत कम डायरेक्ट बैंक्स में आती हैं, तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स और बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट ऐप्स यूज़ करते हैं अपने फ़ंड्स को मेंटेन करने के लिए, जिनमें से एक वाइज एक बड़ी कॉमन ऐप है जिसको लोग यूज़ करते हैं। इसके थ्रू लोगों के पैसे आते हैं और लोग फिर यहाँ से अपने पैसे जो है वो अपने बैंकों में ट्रांसफ़र करते हैं। वो फॉरेन करेंसी डॉलर पाउंड जो भी है वो उसको अपने बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं और उसके ऊपर फिर पैसे निकलवा लेते हैं और ख़ुद से टैक्स जमा करवाते हैं। अगर आप ये वाला काम भी कर रहे हैं तो डायरेक्ट अपने बैंक में ट्रांसफ़र करें और बैंक से कहीं टैक्स डिडक्ट करें। और ये थोड़ा सा जो रिस्क एरिया है ये सारों के साथ है, चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त जो बाकी डायरेक्ट पेमेंट चैनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पेपाल वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते, तो लाइकली है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होगी, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि डायरेक्ट बैंक में जब ट्रांसफ़र करें तो पैसे टैक्स डिडक्ट होना चाहिए। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो पैसे पड़े हुए होते हैं, कुछ लोग पैसे ट्रांसफ़र करा लेते हैं और कुछ पैसे पड़े हुए होते हैं। मेरी ज़ाती राय में जो आपका बैलेंस इसके अंदर होता है वो आपकी वेल्थ में एज ए बैंक आप उसको मेंटेन कर लें, वो यहाँ पे शो होना चाहिए। अच्छा, अगर फॉर इंस्टेंस किसी भी वजह से आपको ये कंडीशंस मीट नहीं कर पाए तो आप याद रखें कि आप जो 1% या 0.25% का बेनिफिट अवेल कर रहे हैं, दिस कुड लीड टू 45%, या लोकल में जो मिनिमम टैक्स है जहाँ पे इंडिविजुअल्स का 11% टैक्स डिडक्ट होता है और कंपनीज़ का 8% और 10% टैक्स डिडक्ट होता है। याद रखें ये मिनिमम टैक्स है। नॉर्मल टैक्स रेट जो है ये 45% है बिज़नेस इनकम के केस में, और जब 10 मिलियन से ऊपर इनकम जाती है तो फिर 10% इसके ऊपर और सरचार्ज ऐड होता है। आप इन सारे रिस्क फैक्टर को कवर करके रखिए। यू कैन एंगेज अस for advisory on this matter. Thank you very much for watching. Stay tuned for more informative videos on tax and corporate affairs.